हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के 35 में। तो दोस्तों, कल हमने भारत पर अरबों के आक्रमण के संबंधित वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के हम गुलाम वंश के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को मध्यकालीन भारत की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था आपका गुलाम वंश। इस वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश या मामलुक वंश, ठीक है। देखो, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा। तो गुलाम वंश आपका 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। और आपको एक बात बता दें, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तान केवल गुलाम वंश में ही रहे थे। सबसे ज्यादा सुल्तान गुलाम वंश में ही रहे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इसका वंश गुलाम वंश या मामलुक वंश था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा ये। अब इसमें देखते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल रहा था। इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बहुत दानिया था, बहुत दान करने वाला सुल्तान था और लाखों का दान करता था अपनी प्रजा में। और लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। और ये एक पहला सुल्तान था, ये एक पहला सुल्तान था जो क्या था आपका, कभी भी अपने राजा की गद्दी पर नहीं बैठा, राजा की गद्दी पर नहीं बैठा। और ये एक सेनापति की गद्दी पर ही बैठता था और वहीं बैठ करके अपना शासन चलाता था। ये मानता था कि मैं एक गुलाम हूं, मैं सेनापति हूं, इसलिए मैं सेनापति के रूप में रहकर ही कार्य करूंगा। ये कभी भी अपनी गद्दी पर नहीं बैठा और ये हमेशा क्या करता था, सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही शासन चलाता था। और इसका शासन 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। इसकी राजधानी लाहौर थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है आपका। लाहौर इसने अपनी राजधानी बनाया था। और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसी ने कराया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में किसका निर्माण कराया था। तो अजमेर में राजस्थान में जो पड़ता है वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर राजस्थान में बनवाया था। तो इसमें आप याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो चीजों का निर्माण कराया। कौन कौन सी चीजें? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दूसरे नंबर की चीज थी आपकी, तीसरी जो थी वो थी कुतुब मीनार। उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया था? शेख बख्तियार काकी जो थी, शेख बख्तियार काकी, उसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। लेकिन इस कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कंप्लीट किसने कराया था? वो कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि ऐबक को किस उपनाम से भी जाना जाता है? इसको लाख बख्श भी कहा जाता था इसकी दानशीलता के कारण, और हातिम द्वितीय भी कहते थे इसको। हातिम द्वितीय और लाख बख्श इसको कहते थे क्योंकि ये अपनी प्रजा में लाखों का दान देता था, और इसी दानशीलता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, चौगान या पोलो खेलते समय। आपको बता दें पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 ही खिलाड़ी होते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है। कुतुब मीनार का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा जो है वो लाहौर में है, पाकिस्तान में। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया और लाहौर में इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसके बाद गद्दी पर इसका लड़का बैठा आराम शाह, जो 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वो गद्दी पर बैठा था। वो गद्दी पर बैठा था। तो इल्तुतमिश ने कहा कि जब गुलाम ही गद्दी पर बैठता है तो आराम शाह गद्दी पर क्यों बैठेगा, इसका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो इसने क्या करा कि आराम शाह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और आराम शाह को मारकर गद्दी पर बैठ गया इल्तुतमिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि गद्दी पर कौन बैठा आराम शाह को हटाकर? शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये 1211 से 1236 ईस्वी तक गद्दी पर रहा इल्तुतमिश। इसने इसलिए आराम शाह को मारा था कि भाई जब गुलाम ही सुल्तान बन रहे हैं, गुलाम सुल्तान बन रहे हैं, तो फिर आराम शाह कैसे बन जाएगा? मतलब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कैसे बन जाएगा? क्योंकि कुतुबुद्दीन तो खुद गुलाम था, वो सेनापति था। तो वो गद्दी पर बैठा था तो मैं भी गुलाम हूँ, इनका सेनापति, तो मैं भी गद्दी पर बैठूंगा। और आपको एक और बात भी बता दे कि जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। कौन? दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है गुलाम वंश का। किसको? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, अपने सुझाव हमें जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि इल्तुतमिश कौन था? ये भी पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश कौन था, ये जरूरी है। ये एक इलबारी तुर्क था। कौन था? इलबारी तुर्क, जो ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। बदायूं आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये यहीं का क्या था? गवर्नर था इल्तुतमिश। इलबारी तुर्क था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अरब, जैसे हमारा मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, उसी तरह जैसे महमूद गजनवी था, फिर उसके बाद में आपका कौन आया? मोहम्मद गोरी। फिर दिल्ली सल्तनत चल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप इन चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरह याद कर लोगे। नेक्स्ट, तुर्कान चिलगानी या 40 विश्वासी गुलाम सरदार का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये 10 नहीं, ये 40 है। 40।
ठीक है। तुर्कान चिलगानी, इसके लगभग 3000 के करीब विश्वासी आदमी थे, लेकिन उसमें से गुलाम थे। उसने 40 ऐसे गुलाम यानी 40 ऐसे गुलामों को अपने पास रखा, विश्वासी गुलाम जो इसके भरोसे के थे और वो हमेशा इसके साथ रहते थे। इसलिए कहते हैं कि तुर्कान चिलगानी का गठन किसने किया? इसी ने किया था, इल्तुतमिश ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? वो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्ता प्रणाली, सैनिकों को वेतन देने के बदले भूमि की शुरुआत किसने की थी? अब इक्ता प्रणाली क्या थी? इक्ता प्रणाली में ये होता था कि ये अपने सैनिकों को वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन के बदले में भूमि दे देते थे। जमीन जिसको कहते हैं भूमि दे देते थे दान में, कि आप भूमि ले लीजिए वेतन के बदले। और उस भूमि का जो मालिक होता है उसको बोलते थे इक्तेदार। क्या बोलते थे? इक्तेदार बोलते थे। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत अर्थात वेतन के बदले भूमि देने की शुरुआत जो की थी वो इल्तुतमिश ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये दो तरह के सिक्के चलाए। चांदी का टका था और तांबे का जीतल, इसने सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट, भारत में मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही निर्माण कराया था, पहले मकबरे का भारत में, और इसी को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इल्तुतमिश के शासन काल में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? चंगेज खान ने। और कब? 1221 में किया था चंगेज खान ने। इसके बारे में थोड़ी हम बात बता देते हैं आपको कि मंगोलिया आपने देखा होगा एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है, रूस में। मंगोलिया मंगोलिया एक देश है, आप जानते होंगे। वहां का था शासक चंगेज खान, और मंगोलिया से इसके भाई की जो हत्या करके एक राजा था वो वहां से भाग गया, और वो भागते भागते कहा? सिंध की तरफ होते हुए भारत में आया। और जब चंगेज खान को इसके बारे में पता चला, और सबसे पहले तो ये कि जब वो भारत में आया तो सिंध में पहुंचते ही उसने इल्तुतमिश को बताया कि मेरी मदद कीजिए, चंगेज खान मेरे पीछे है, वो मुझे मारने के लिए आया है, आप मेरी मदद कीजिए। जैसे ही फिर उसे चंगेज खान को पता चला कि भाई वो उसकी मदद करेगा, तो चंगेज खान ने फिर इल्तुतमिश को अपना फरमान दिया और कहा कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे तो जान से मार ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने इसकी जरा सी भी मदद की तो फिर मैं तुम्हारी दिल्ली सल्तनत को पूरा नष्ट कर दूंगा। लेकिन इल्तुतमिश जो था वो बड़ा समझदार इंसान था। उसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, उस समय चंगेज खान आया, सिंध में प्रवेश किया, और किसको? उसको जो राजा था जो उसके भाई की हत्या करके भागा हुआ था उसको खत्म किया, उसको मारा, और उधर से ही वापस चला गया अपने वादे के मुताबिक। इसलिए ये कहता है कि इसलिए इसको इतना बुद्धिमान शासक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि चंगेज खान इतना, मैं ये कहूं कि इतना क्रूर शासक था, इतना क्रूर शासक था कि अगर वो भारत में प्रवेश कर जाता तो दिल्ली सल्तनत को नष्ट कर देता। तो इसी वजह से इसने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया था। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना मानी जाती है 1221 की। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के सरकाल में मंगोल नेता था ये चंगेज खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान कब गद्दी पर बैठी? अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 में, उसके बाद 1236 से 1240 तक कौन गद्दी पर बैठी? वो थी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान।
इसके 3-4 पुत्र थे, लेकिन वो सब निकम्मे थे, वो कुछ भी नहीं जानते थे। और रज़िया सुल्तान बहुत होशियार थी, इसलिए उसने बताया कि मेरे मरने के बाद में रज़िया सुल्तान को ही गद्दी पर बैठाया जाए। इसलिए रज़िया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि रज़िया सुल्तान ने किसे अमीर याकूत या घोड़ों का सरदार नियुक्त किया था? इसने किया था जमालुद्दीन याकूत को घोड़ों का सरदार नियुक्त किया था। अमीर याकूर कहते थे घोड़े के सरदार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि रज़िया सुल्तान के पति का क्या नाम था? इसके पति का नाम था, इसने अल्तुनिया से शादी करी थी। किससे? अल्तुनिया से। और इसने अल्तुनिया से शादी करके उसे तबर हिंद या भुटिंडा का क्या कर दिया? सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तबर हिंद भुटिंडा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया को, अपने पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि रज़िया सुल्तान की मृत्यु कब और किसने और कहाँ की थी? तो रज़िया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में हत्या हुई थी इनकी, डाकुओं द्वारा। कैथल जो हरियाणा में पड़ता है वहां पर, हरियाणा के कैथल के पास में डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? रज़िया सुल्तान की। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और अंतिम महिला सुल्तान थी कौन? रज़िया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत में। अब आप बार बार थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि दिल्ली सल्तनत क्या है, क्या है दिल्ली सल्तनत, कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम आपको इसमें थोड़ा बता देते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये आपके 5 वंश आते हैं। पांचों वंशों को ही बोलते हैं क्या? दिल्ली सल्तनत। अब आपकी समझ में आ गया। गुलाम वंश समझ में आ गया ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश मिलकर बनाते हैं दिल्ली सल्तनत। इसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और हमने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसके, मोहम्मद में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश के, फिर सैयद और फिर लोधी वंश, फिर उसके बाद में आपका मुगल वंश आ जाता है, मुगल वंश। ठीक है। तो ये था दिल्ली सल्तनत। हम आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत कंफ्यूज कर रहे हो क्या है ये दिल्ली सल्तनत, बार बार 5 वंश जो थे उनको मिलाकर के ये दिल्ली सल्तनत बना आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नसरुद्दीन महमूद द्वारा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया बलबन कब से कब तक रहा? रज़िया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन महमूद जो थे उन्हें दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किसको बैठा दिया? बलबन को। और ये 1265 से 1287 ईस्वी तक रहे बलबन। और बलबन ने क्या करा? सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही उसने तुर्कान चीलगान यानी 40 सरदार थे उन्हीं को खत्म करा सबसे पहले। ठीक है। फारसी त्योहार नवरोज को इसने सिजदा पैबोस लगाया। सब पढ़ेगे, आगे देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उलूग खान। इसे नसरुद्दीन महमूद ने दी थी उलूग खान की उपाधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुर्कान चिलगानी का अंत किसने किया? तो 40 सरदार जो थे वो 40 का अंत किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार में कौन सी प्रथा लागू की थी? 2 प्रथा इसने लागू की थी, एक सिजदा, सिजदा थी तो, और दूसरी थी पैबोस। अब सिजदा क्या था? सिजदा आप सजदा से याद कर सकते हो, झुककर सुल्तान को नमस्कार किया जाता था, झुककर। और पैबोस था सुल्तान के पैरों को चूमना। यह प्रथा इसलिए इसने लागू की थी ताकि इसकी रियासत के जो अमीर लोग थे वो कभी अपना मुंह पर ना उठाए, यानी सुल्तान के विरुद्ध खड़े ना हो जाए, इसलिए उन्हें दबाने के लिए ये सिजदार पैबोस की प्रथा बलबन ने लागू की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ किसने शुरू किया था? फारसी त्योहार जो था नौरोज उसका प्रारंभ किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने।
बलबन ने अपने दुश्मनों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई थी? इसने रक्तमलोह की नीति। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्तमलोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। स्वयं को जिल्ल इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि भी यही कहलवाता था। कौन? बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था उसका शमसुद्दीन क्यूमर्स। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तान 11 जो हुए हैं, हम आपको बताएं, सबसे ज्यादा सुल्तान इसी वंश में हुए हैं। कितने? 11 सुल्तान हुए हैं। सभी वंशों में सबसे ज्यादा 11 सुल्तान किसमें? दिल्ली सल्तनत में। और लास्ट का कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो दिल्ली सल्तनत में हमने कुछ ही शासकों के बारे में पढ़ा। पहले नंबर पर हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह था जिसको इल्तुतमिश ने मारा। और तो उसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में कौन? रजिया सुल्तान बैठी। रजिया सुल्तान के बाद में बलबन बैठा। और बलबन से बाद में कौन बना? शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो इस तरह से ये हमने जो इम्पोर्टेंट लोग जो गद्दी पर बैठे थे उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, और टोटल कितने थे? कुल 11 थे। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश जो हमने कंप्लीट किया है। और आशा है कि आपकी पूरी समझ में आ भी गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।